दोस्तों, सुबह का वक्त था और शहर की मेन मार्केट में हर तरफ भारी चहल पहल थी। सड़क के किनारे अपनी छोटी सी टोकरी लगाए बैठे थे रामविलास जी। उनके चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी हाड़ तोड़ मेहनत की है। रामविलास वैसे तो एक बहुत ही सीधे साधे और साधारण इंसान थे, जिनकी पूरी दुनिया उनके इस छोटे से फल के धंधे और उनकी दो बेटियों के आसपास ही सीमित रहती थी। उनकी बेटियां प्रीति और नीतू अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। रामविलास अपने पूरे इलाके में इकलौते ऐसे पिता थे जिनकी बेटियों ने इतनी बड़ी सरकारी नौकरी हासिल की थी, और इस बात का उन्हें दिल से बहुत घमंड था। बेटियां अक्सर उन्हें फोन करके घर लौटने को कहती, लेकिन रामविलास हमेशा हंसकर टाल देते। उन्हें लगता कि अगर उन्होंने अपनी तकलीफें बेटियों को बताई तो उनका ध्यान अपनी ड्यूटी से भटक जाएगा। वो हमेशा फोन पर यही कहते, तुम लोग बड़े काम के लिए बनी हो, मैं यहाँ बिल्कुल मजे में हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखो। लेकिन आज उस बुजुर्ग पिता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो न सिर्फ उसकी आत्मा को झकझोर देगा, बल्कि उनकी बेटियों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। रामविलास चुपचाप ग्राहकों को फल तौल रहे थे और उनके चेहरे पर एक संतोष था। तभी अचानक एक सरकारी जीप तेजी से आकर रुकी और पूरे बाजार का ध्यान उस तरफ चला गया। जीप ठीक रामविलास की दुकान के सामने रुकी और उसमें से एक दरोगा उतरा जिसका नाम था सूर्यभान सिंह। उसकी आंखों में वर्दी का नशा और घमंड साफ दिख रहा था, मानो उस पूरे इलाके का मालिक हो। उसने सीधे रामविलास के पास जाकर बदतमीजी वाले लहजे में चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बीच सड़क पर दुकान लगाने की? तेरी वजह से पूरा रास्ता जाम हो रहा है, चल हटा इसे यहाँ से। सूर्यभान सिंह की कड़क आवाज सुनकर रामविलास के हाथ कांप गए। उन्होंने झट से अपनी लाठी संभाली और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, माई बाप, बस थोड़ी ही देर की बात है, अभी अपनी टोकरी समेट कर यहाँ से हट जाता हूँ। लेकिन उस दरोगा के सिर पर तो वर्दी का भूत सवार था। उसे उस गरीब की कंगाली और बेबसी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे रामविलास के फलों की टोकरी पर एक जोरदार लात मार दी। पलक झपकते ही सारे फल कीचड़ और धूल में बिखर गए। तमाशा देखने के लिए आसपास के लोग ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे कोई मुफ्त की फिल्म चल रही हो। दरोगा और ज्यादा भड़कते हुए बोला, क्या ये सड़क तेरे बाप की जागीर है? तुझे क्या लगता है जहां मर्जी होगी वहां अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएगा और कोई तुझे रोकेगा भी नहीं? रामविलास का दिल बुरी तरह टूट गया था। उन्हें अपने इस सरेआम अपमान पर बहुत कष्ट हो रहा था। उन्होंने नम आंखों से चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ देखा, शायद कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन उस भीड़ में से एक भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो दरोगा के सामने अपना मुंह खोल सके। सब तमाशबीन बनकर खड़े रहे। रामविलास ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और घुटने के बल बैठकर जमीन पर बिखरे हुए फलों को उठाना शुरू कर दिया। उनके बूढ़े और कमजोर शरीर में उस वक्त भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन जो चोट उनके स्वाभिमान पर लगी थी उसका दर्द इस शारीरिक तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ा था। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। उसी भीड़ के बीच विकास नाम का एक लड़का भी खड़ा था। विकास उसी शहर का एक आम लड़का था जो पार्ट टाइम पत्रकारिता करता था और सोशल मीडिया पर उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। विकास से ये अन्याय नहीं देखा गया और उसने चुपचाप मोबाइल निकाला और पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विकास ने अपने मोबाइल के कैमरे में वो हर पल कैद कर लिया। दरोगा की वो लात, रामविलास की आंखों के आंसू और उनका वो सरेआम हुआ अपमान। सूर्यभान सिंह की नजर अचानक विकास पर पड़ी तो उसने रौब झाड़ते हुए कहा, अरे ओ लड़के, ये क्या नाटक लगा रखा है? वीडियो क्यों बना रहा है? अगर इसे कहीं भी डाला तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता रहेगा। लेकिन विकास अंदर से डरा होने के बावजूद पीछे नहीं हटा और उसने वो रिकॉर्डिंग अपने फोन में सेव कर ली। इधर राम विकास बिल्कुल टूटे हुए मन से अपनी खाली टोकरी लेकर घर लौट आए। उन्हें बस एक ही डर सता रहा था कि कहीं उनकी दोनों बेटियों को इस बात की भनक न लग जाए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटियां गलत के खिलाफ कभी चुप नहीं बैठती। दूसरी तरफ विकास ने घर पहुंचते ही बिना देर किए वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और नीचे लिख दिया,
आज हमारे शहर के बाजार में एक शरीफ बुजुर्ग के साथ सरेआम जुर्म हुआ। जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे एक पुलिस वाले ने पैरों तले रौंद दिया। क्या कानून का काम गरीबों को कुचलना है? देखते ही देखते वो वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लोग उसे धड़ाधड़ शेयर करने लगे और पुलिस प्रशासन को पानी पी पी कर कोसने लगे। घूमते घूमते वो वीडियो रामविलास की छोटी बेटी नीतू के मोबाइल तक भी पहुंच गया। जैसे ही नीतू ने वो वीडियो चालू किया और स्क्रीन पर अपने पिता को इस हाल में देखा, उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों से गुस्से के आंसू बहने लगे। उसने बिना एक पल गंवाए वो वीडियो अपनी बहन प्रीति को फॉरवर्ड कर दिया। प्रीति उस वक्त अपने दफ्तर में बैठकर एक बहुत ही पेचीदा केस की फाइल देख रही थी। जैसे ही उसने अपने फोन पर वो नज़ारा देखा, गुस्से और सदमे के मारे उसके हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिता की खातिर उन्होंने दिन रात एक कर दिया, उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ। प्रीति ने तुरंत अपनी बहन नीतू को फोन लगाया। उसकी आवाज में गहरा दर्द और भयंकर गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा, नीतू, हमने इतनी रातें जागकर पढ़ाई की, ट्रेनिंग का दर्द सहा, सिर्फ इसलिए ताकि बाबूजी को बुढ़ापे में एक सुकून की जिंदगी दे सके। लेकिन आज लग रहा है कि इस सड़े हुए सिस्टम के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। नीतू ने रोते हुए कहा, दीदी, अभी गाड़ी निकालती हूँ और उस दरोगा की वर्दी उतरवा कर ही दम लूंगी। लेकिन प्रीति ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे रोका और कहा, नहीं नीतू, तुम अभी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो। तुम जोश में होश मत खोना। तुम अभी अपनी जगह रुको। मैं खुद जा रही हूँ और बाबूजी को संभालती हूँ। दोनों बहनों के बीच थोड़ी बहस हुई, पर आखिरकार नीतू मान गई। प्रीति ने तुरंत अपनी सब इंस्पेक्टर की वर्दी उतारी, एक आम लड़की की तरह साधारण सलवार सूट पहना और अपनी गाड़ी लेकर सीधा घर के लिए रवाना हो गई। पूरे रास्ते में उसके दिमाग में जैसे बवंडर चल रहा था। वो खुद इसी पुलिस महकमे की हिस्सा थी, इसलिए वो अच्छी तरह से जानती थी कि कैसे घमंडी अफसरों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया जाता है। घर पहुंचकर उसने जैसे ही पुराने मकान का दरवाजा खटखटाया, अंदर रामविलास बैठे सब्जी काट रहे थे। अपनी बड़ी बेटी की आवाज सुनते ही उनके हाथ से चाकू छूट गया। उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया कि कहीं प्रीति को उस बाजार वाली घटना का पता तो नहीं चल गया। उन्होंने जैसे ही कांपते हाथों से दरवाजा खोला, प्रीति ने बिना कुछ कहे अपने बूढ़े पिता को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रामविलास ने उनके सिर पर हाथ फेरा और खुद को संभालते हुए बोले, अरे बिटिया, तू अचानक बिना बताए कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? प्रीति ने रोते हुए पूछा, बाबूजी, आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? उस आदमी ने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया और आप चुप रहे। रामविलास ने डरते हुए प्रीति का हाथ पकड़ा और बोले, बिटिया, मामला पुलिस का है। वो बड़ा अफसर है, हमें उससे दुश्मनी मोल नहीं लेनी। तुम दोनों की नौकरी का सवाल है। बात बढ़ेगी तो तुम्हारी नौकरी पर भी आंच आ जाएगी, इसलिए जाने दो। लेकिन प्रीति की आंखों में अब आंसू की जगह एक अजीब सा संकल्प था। उसने अपने पिता के पैर छुए और बेहद कड़ी आवाज में बोली, नहीं बाबूजी, अब बात सिर्फ आपकी नहीं बल्कि उस कानून की है जिसकी कसम मैंने खाई थी। उस गुनहगार को सजा मिलकर रहेगी। मैं ये बेइज्जती कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद प्रीति ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब वो थाने के अंदर दाखिल हुई तो वो दरोगा सूरभान सिंह वहां मौजूद नहीं था। कुर्सी पर दो सिपाही आराम फरमा रहे थे और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह अखबार पढ़ रहा था। प्रीति ने सीधे जसवंत सिंह की मेज पर हाथ रखा और बेहद रौबदार आवाज में कहा, मुझे यहाँ के इंचार्ज सूरभान सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है। उन्होंने आज सुबह बाजार में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और बदतमीजी की है। मुझे तुरंत एक्शन चाहिए। एएसआई जसवंत सिंह ने अखबार नीचे किया और बेहद घमंड से हंसते हुए बोला, क्या कहा? दरोगा साहब के खिलाफ रिपोर्ट? लड़की, दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? वो बूढ़ा तुम्हारा बाप लगता है क्या? अगर साहब ने थोड़ा बहुत डांट भी दिया या दो फल फेंक दिए तो क्या आसमान टूट पड़ा? गलती उस बूढ़े की ही रही होगी जो सड़क घेर कर बैठा था। चलो निकलो यहाँ से, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जसवंत सिंह की ये बात सुनकर प्रीति के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। प्रीति ने अपनी आवाज को और बुलंद किया,
और उस एएसआई को घूरते हुए बोली, मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं है जसवंत सिंह। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन सी धारा कहाँ लगती है। अगर तुमने अभी भी मेरी शिकायत दर्ज नहीं की तो याद रखना कि वर्दी का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सबसे पहले गाज तुम पर गिरेगी। जसवंत सिंह अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साधारण सी दिखने वाली लड़की उसके थाने में आकर उसे ही धमका रही है। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी ये हिम्मत! तू जानती नहीं कि तू किससे बात कर रही है? मैं तुझे अभी सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में हवालात के अंदर बंद कर सकता हूँ। प्रीति पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने बिना कुछ बोले अपनी जेब से आई कार्ड निकाला और सीधा जसवंत सिंह के सामने मेज पर पटक दिया। जैसे ही जसवंत सिंह की नजर उस आईडी कार्ड पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कार्ड में साफ साफ लिखा था, सब इंस्पेक्टर प्रीति शर्मा। जसवंत के माथे पर तुरंत पसीना आ गया और वो हकलाते हुए बोला, मैडम, आप सब इंस्पेक्टर हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बताइए मैडम, क्या सेवा करूं? ठीक उसी समय दरोगा सूरभान सिंह भी घूमते हुए थाने के अंदर आ गया। उसने प्रीति को देखा और हंसते हुए बोला, अरे जसवंत, ये लड़की कौन है और यहाँ कौन सी पंचायत चल रही है? प्रीति ने सूरभान सिंह की तरफ मुड़कर देखा। उसका दिल किया कि वो उस घमंडी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मार दे, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और संयम से काम लिया। वो सूरभान सिंह के बिल्कुल करीब गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, याद रखना सूरभान सिंह, तुम्हारी इस वर्दी को उतरवा कर तुम्हें कोर्ट के चक्कर न लगवाए तो मेरा नाम प्रीति शर्मा नहीं है। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई थाने से बाहर निकल गई। थाने के अंदर सूरभान सिंह और एएसआई जसवंत सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़की कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि खुद महकमे की एक तेज तर्रार अफसर है। प्रीति सीधा घर वापस आई। उसने शांत दिमाग से आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी। उसे पता था कि विभागीय लड़ाई में पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है। अगले दिन वो बिना समय गंवाए सीधा जिले के डीएम संजय आनंद सिंह के दफ्तर पहुंच गई। प्रीति ने डीएम साहब को वो पूरा वायरल वीडियो दिखाया और कहा, सर, एक पुलिस अफसर का ऐसा बर्ताव आम जनता के मन में कानून का डर नहीं बल्कि नफरत पैदा करता है। मुझे इस मामले में कड़ी कार्रवाई चाहिए। डीएम साहब ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उन्होंने कहा, प्रीति जी, वीडियो बिल्कुल साफ है, लेकिन कोर्ट और महकमे की कार्रवाई के लिए हमें एक चश्मदीद गवाह की जरूरत पड़ेगी जो लिखित बयान दे सके। प्रीति तुरंत उस लड़के विकास को ढूंढने निकल पड़ी जिसने ये वीडियो बनाया था। विकास पहले तो पुलिस के लफड़े में पड़ने से थोड़ा डर रहा था, लेकिन जब प्रीति ने उसे हौसला दिया और कहा कि तुम्हारी एक गवाही से सिस्टम साफ हो सकता है, तो वो गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। दोनों तुरंत वापस डीएम साहब के दफ्तर पहुंचे और विकास ने अपना आधिकारिक बयान दर्ज करवा दिया। डीएम संजय आनंद ने सारे कागजात देखने के बाद गंभीर आवाज में कहा, इस दरोगा ने अपने पद की मर्यादा को तार तार किया है, इसे बख्शा नहीं जाएगा। अगले ही दिन जिला मुख्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां शहर के तमाम बड़े बड़े अखबारों और चैनलों के पत्रकार मौजूद थे। माहौल में भारी तनाव था और हर कोई यही जानने को बेताब था कि प्रशासन इस मामले में क्या फैसला लेता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही डीएम संजय आनंद माइक पर आए और उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, प्रशासन ने उसका कड़ा संज्ञान लिया है। हमारे पास पुख्ता गवाह और सबूत मौजूद हैं। तभी प्रीति शर्मा पूरी वर्दी में पूरे रौब के साथ मंच पर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने माइक संभाला और बेहद गर्व से कहा, मैं सब इंस्पेक्टर प्रीति शर्मा हूं और जिस बुजुर्ग का उस बाजार में अपमान हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता रामविलास जी हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम इंसान हो या वर्दी वाला। प्रीति की यह बात सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। प्रीति ने आगे कहा, इस मामले में सिर्फ दरोगा सूरभान सिंह नहीं बल्कि एएसआई संजय सिंह भी बराबर का दोषी है, जिसने शिकायत लिखने से साफ मना कर दिया था। डीएम साहब ने तुरंत आदेश पत्र निकाला और दोनों को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी। शाम होते ही पूरे शहर में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि रामविलास की जाबाज बेटी ने अपने पिता को सरेआम इंसाफ दिला दिया।
टीवी चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी, घमंडी दरोगा सस्पेंड, सब इंस्पेक्टर बेटी ने कायम की मिसाल। विभागीय जांच में दोनों को दोषी पाया गया और नौकरी से बर्खास्त करके उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब ये खबर घर पहुंची तो रामविलास की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लिया और बोले, आज तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस पूरे समाज के हर उस गरीब का सिर ऊंचा कर दिया है जो जुर्म सहता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।